बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती हैं, इस वीडियो में हम लोग उन सारे डेफिनेशंस को कवर करेंगे। बच्चों पहली डेफिनेशन है संट प्रतिरोध। इस वीडियो में इन डेफिनेशंस को आपको समझाया भी जाएगा और हर एक डेफिनेशंस को याद भी कराया जाएगा और आप देखेंगे आप इन डेफिनेशंस को कभी नहीं भूल सकते हैं, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चों पहली परिभाषा है संट प्रतिरोध। संट प्रतिरोध इसको आपके एग्जाम में आती है बच्चों, संट प्रतिरोध से भी आ सकता है या केवल और केवल लिखा हो सकता है संट क्या होता है। देखिए कैसे याद करेंगे। बच्चों आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर का बच्चों नाम है धारामापी और इस धारामापी को हमें बदलना है अमीटर में। बदलने के लिए क्या किया गया है, इस धारामापी की कुंडली के बच्चों समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये जो साइन ऐसे कांटेदार दिख रहा है ये बच्चों प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का साइन होता है। इस रेजिस्टेंस को बच्चों यहाँ पे डिनोट किया गया है एस से। इसी एस को बच्चों कहा जाता है संट प्रतिरोध। यानी आप क्या कह सकते हैं कि इस पूरे का नाम धारामापी, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में जोड़े गए बच्चों निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो संट होता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, कम होने के कारण उसका नाम हो जाता है निम्न प्रतिरोध भी कह सकते हैं। तो बच्चों क्या डेफिनेशन है, इस पूरे फिगर को बच्चों आप इमेजिन अपने मन में करिएगा और इसकी डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ उसको समझिएगा कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इस प्रतिरोध को संट कहते हैं, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। बच्चों दूसरी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है नाभिकीय संलयन। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, बच्चों यहाँ पे गौर करिए, दो या दो से अधिक जब भी कभी हल्के नाभिक उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो बच्चों इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर बच्चों इस डेफिनेशंस को याद किया जाए तो एक ग्राफ से याद कर सकते हैं, एक फिगर से याद कर सकते हैं। बच्चों कहने का क्या मतलब है इसमें कि दो हल्के नाभिक, मान लेते हैं एक पहला बच्चों नाभिक ये है और एक नाभिक ये, दो हल्के नाभिक और इनकी स्पीड बच्चों जो बताई गई है बहुत ही हाई बताई गई है। उच्च वेग से जब ये गति करेंगे और गति करने के बाद बच्चों ये क्या है, दोनों कंबाइंड होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये पूरे प्रोसेस को ही कहा गया है क्या, नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन की बच्चों क्या डेफिनेशन है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर कंबाइंड होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पूरी परिभाषा को बच्चों इस फिगर से समझ रहे होंगे। इसके बाद बच्चों इसमें एक रिएक्शन भी लिखनी है। यहाँ पे बच्चों जो हल्के नाभिक हैं वहाँ पे लिया गया है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का जो हम लोग संकेत क्या लिखते हैं 1H2 हाइड्रोजन के आपने 3 आइसोटोप पढ़े हैं, इसमें से बच्चों एक होता है ड्यूटेरियम 1H2 और कितने नाभिक लेने हैं बच्चों, इसके 2 नाभिक लेने हैं। तो 1H2 2 बार रिपीट किया जाएगा और रिपीट होने के बाद बच्चों क्या होता है एक भारी नाभिक बनाता है। बच्चों यहाँ भारी नाभिक क्या है 1H3 हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप यानी कि ट्राइटियम। इसके बाद बच्चों इसके साथ वन बनता है 1H1। रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे नीचे एक है और यहाँ पे एक है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन के नीचे एक और एक कितने हो गए 2। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी नीचे वाली चीज़ बैलेंस है। ऊपर वाली देखें यहाँ कितना लिखा है 2 और यहाँ भी कितना लिखा है 2, तो 2 और 2 बच्चों कितना हो गया 4। तो ऊपर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिखा है 4 और टोटल बच्चों यहाँ पे देखें तो 3 और ये क्या लिखा है बच्चों 1 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी राइट हैंड साइड में भी कितना लिखा है 4। इसके बाद बच्चों रिएक्शन बैलेंस है। अब ये जो ट्राइटियम बना है ये जो अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं होता, ये क्या करेगा वापस ड्यूटेरियम यानी कि 1H2 से एक वापस रिएक्शन करेगा। अब बच्चों यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा गया ये, क्योंकि 2 मैंने क्या बताया था 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक। तो यहाँ पे जो ट्राइटियम बना है ये एक ड्यूटेरियम से रिएक्शन करेगा और ये बना बच्चों क्या बना लेता हीलियम। हीलियम का बच्चों यहाँ पे संकेत क्या है 2He4। तो याद रखेंगे। और इसमें बच्चों इन दोनों प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी निकलती है। पहले वाले में एनर्जी थी 4.0 MeV और दूसरे में होती है 17.6
MeV। बच्चों उम्मीद है कि आप इस डेफिनेशन को समझ। बच्चों चलते हैं तीसरी डेफिनेशन पे। तीसरी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक AMU, सबसे पहले AMU का फुल नेम जानेंगे बच्चों। A का मतलब होता है एटॉमिक, M का मतलब है मास और U का मतलब होता है बच्चों यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बच्चों हिंदी में कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब बच्चों बात करते हैं कि एक AMU की डेफिनेशन क्या है। इस डेफिनेशन को बच्चों पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी है, इसको यहाँ से पढ़ेंगे। जहाँ पर मैं उंगली रखूँगा आप केवल उसको पढ़ेंगे। पहले नाम जान लेते हैं। C पे बच्चों हम लोगों को पढ़ना है कार्बन, M को पढ़ना है मास और 1/12 जिसको आपको पढ़ना है 1/12वां भाग, एक MU इसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। उम्मीद है कि आप डेफिनेशन को समझ रहे होंगे। फिर से देखिए, जहां पर मैं उंगली रखूं केवल आप उतना पढ़िएगा। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, एक MU की वैल्यू याद रखनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, अगर किलोग्राम में पूछा जाए यानी कि kg। अगर बच्चों एक MU की बात करें तो एक MU बराबर 931 MeV। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको केवल ये वाली याद रखनी है कि एक MU बराबर 931 MeV। इससे एक बहुविकल्पी यानी कि शॉर्ट टाइप का बच्चों क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे टिक करके आइएगा 931 MeV। चलते हैं बच्चों इसके बाद चौथी डेफिनेशन पे। द्रव्यमान क्षति बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी गई है। क्या होती है द्रव्यमान क्षति? सबसे पहले बच्चों इसको याद करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। बच्चों एक परमाणु है, कोई भी मान लेते हैं ये एक परमाणु है। परमाणु के नाभिक यानी कि आप जानते हैं सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जब बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया, मान लेते हैं कि कैलकुलेट करने पर एक वैल्यू आ रही 11। ठीक है, इसके बाद जब बच्चों इस प्रोटॉन इस नाभिक का हम लोगों ने वास्तविक द्रव्यमान कैलकुलेट किया है, रियल मास जब कैलकुलेट किया है, रियल मास यहाँ पे जो कैपिटल M है वो रियल मास को है, वास्तविक द्रव्यमान कैलकुलेट करने पर मान लेते हैं कि वो वैल्यू 10 आ रही है। तो होना क्या चाहिए था कि जो वास्तविक द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए था, क्योंकि वो एक ही परमाणु के हैं। लेकिन बच्चों ऐसा कभी भी नहीं होता है। रियल द्रव्यमान और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल का जो बच्चों द्रव्यमान होता है, रियल द्रव्यमान हमेशा कम होता है। वैल्यू आप देख रहे हैं, मैंने 11 और 10 के माध्यम से समझाने का केवल प्रयास किया है। तो इसकी बच्चों डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बच्चों द्रव्यमानों का योगफल है वो नाभिक के द्रव्यमान से, नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से सदैव कुछ कम होता है। बच्चों इस अंतर को ही कहा गया है क्या? द्रव्यमान क्षति। अब इस पूरी डेफिनेशन को बच्चों यहाँ से समझेंगे कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यानी कि M को पढ़ा गया है कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित कौन? न्यूक्लियनों। बच्चों न्यूक्लियनों को ही कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग, योग क्यों पढ़ा जा रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बीच में क्या लगा है? प्लस। उपस्थित द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। कौन कम होता है? वास्तविक द्रव्यमान। द्रव्यमान के इस अंतर को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z है तथा द्रव्यमान संख्या बच्चों कितनी है? A है। तो नाभिक की बच्चों द्रव्यमान क्षति कैसे होगी? सबसे पहले किसका द्रव्यमान निकलना है? प्रोटॉन का। तो कितने प्रोटॉन है? प्रोटॉनों की संख्या हम लोगों ने बच्चों कितनी, परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं Z। इतने प्रोटॉन हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हम मान ले रहे हैं M(P). तो अगर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चों MP है तो Z का कितना होगा? तो ZMP हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों क्या, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। बच्चों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो अगर द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक घटा दिया जाता है तो बच्चों आता है न्यूट्रॉनों की संख्या। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ इस चीज़ को। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चों मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 6C12।
तो बच्चों अगर ये वाली जो वैल्यू होती है इसको कहा जाता है प्रोटॉनों की संख्या, और जो ऊपर वाली वैल्यू बच्चे लिखी इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी इसमें 6 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 12 है। अगर बच्चों मैं इस 12 में इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो कितना आएगा, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आएगा। बच्चों ये जो 6 है यही होता है क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऊपर वाले को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, ए मान लिया जाता है, और नीचे वाले को क्या मान लिया जाता है, जेड। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एटम है एक्स और यहाँ पे बच्चों उसका परमाणु क्रमांक है कितना, जेड, और द्रव्यमान संख्या कितनी है ए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आती है, ए माइनस जेड। ठीक है, तो यही बात बच्चों यहाँ पे लिखी गई है, ए माइनस जेड। इतने न्यूट्रॉन हैं, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है mn, तो इतने का कितना होगा, तो कहेंगे उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके बाद बच्चों ये जितना भी द्रव्यमान आया उसमें किसको घटाना है, वास्तविक द्रव्यमान को घटा देंगे। जो भी अंतर आएगा बच्चों उसी को कहा जाता है डेल्टा एम, यानी कि द्रव्यमान क्षति। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलते हैं बच्चों अगली डेफिनेशन। बच्चों अगली डेफिनेशन है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या है बच्चों, जब भी याद रखेंगे फोटोडायोड में क्या होता है कि फोटोडायोड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर बच्चों एक नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि फोटोडायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कहेंगे फोटोडायोड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर बच्चों बात करते हैं ये होता क्या है। यह एक अर्धचालक युक्ति है। बच्चों अर्धचालक का मतलब क्या हो गया, जो आधा चालक और आधा अचालक होता है, यानी अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, जो कि उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। अब इस बात को समझते हैं कि उत्क्रम अभिनत क्या होता है। बच्चों आप जानते हैं जो बैटरी का जो संकेत होता है, इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ी देर। बैटरी का बच्चों जो संकेत होता है उसमें आप एक बड़ी लाइन बनाते हैं और एक छोटी लाइन बनाते हैं। बड़ी लाइन को बच्चों बनाते हैं वो धनात्मक टर्मिनल होता है, यानी कि उच्च विभव वाली लाइन होती है, और जो बच्चों एक छोटी लाइन होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, इसमें कम विभव। बच्चों ये जो बैटरी है, और एक बात होती है बच्चों पीएन संधि। बच्चों पीएन संधि का जो संकेत होता है वो इस तरह बनाते हैं, यानी ट्रायंगल के शेप का, और उसमें आगे एक लाइन बना दी जाती है। ठीक है, ये जो बच्चों ट्रायंगल का शेप होता है इसको पी कहते हैं, और जो एक लाइन होती है उसको कहते हैं एन। अगर बच्चों इस पीएन संधि को बैटरी के पीएन संधि में पी जो क्षेत्र है बच्चों अगर देखें तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, प्लस वाले से, और जो एन टर्मिनल है वो किससे जुड़ा है, बैटरी के निगेटिव वाले साइड से। तो ऐसी प्रक्रिया को बच्चों, इस प्रोसेस को कहा जाता है अग्र अभिनत। लेकिन बच्चों इसका उल्टा अगर कर दिया जाए कि फिर से हम एक बैटरी ले लेते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, इस बार मैं पीएन संधि ले रहा हूँ, ये एन क्षेत्र और ये बच्चों पी क्षेत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पी टर्मिनल है बच्चों इस तार से जाते जाते बैटरी के निगेटिव वाली साइड से जुड़ा है, और जो एन टर्मिनल है वो जाते जाते यहाँ पर बैटरी के प्लस वाले साइड से जुड़ा है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं उत्क्रम, क्योंकि उल्टा हो रहा है। ठीक है, पी किससे जुड़ रहा है, माइनस से, और एन किससे जुड़ रहा है, प्लस से, यानी उत्क्रम अभिनत है। तो क्या समझाया गया है कि फोटोडायोड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति है जो कि उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। इसमें एक पीएन संधि लगी होती है। आप देख रहे हैं पूरा जो यहाँ पर बच्चों एक्सप्लेनेशन है, वो इस फिगर पर निर्भर है। क्या कि फोटोडायोड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। यह एक अर्धचालक युक्ति होती है जो उत्क्रम अभिनत में कार्य करती है, और इसमें एक पीएन संधि लगी होती है। चलते हैं बच्चों इसकी अगली जो अगली डेफिनेशन है विभव प्रवणता। क्या होती है विभव प्रवणता, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र बच्चों कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक आवेश लिया गया है, आप जानते हैं आवेश के चारों तरफ बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वहीं पे बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु आवेश के कारण, यानी कि बिंदु आवेश के कारण आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों इस फिगर के बारे में दो बातें बतानी है कि इस फिगर में क्या बना है, विद्युत क्षेत्र, और क्या लिया गया है, बिंदु आवेश। फिर यहाँ से पढ़ना है आर को क्या पढ़ना है, दूरी, डी को क्या पढ़ना है, परिवर्तन, और वी को क्या पढ़ना है, विभव, और डी को क्या पढ़ना है, परिवर्तन। कुल मिला के बच्चों इस जो डी आ रहा है इसको क्या पढ़ना है, परिवर्तन, आर को क्या पढ़ना है, दूरी,
और V को क्या पढ़ना है, विभव, Q को क्या पढ़ना है, बिंदु आवेश, और इसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो जहां पर मैं उंगली रखूंगा उसको पढ़िएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु आवेश के कारण आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों K बराबर क्या फार्मूला आ जाएगा, dV अपॉन dr, जहाँ पे K बच्चों क्या है, विभव प्रवणता, मात्रक क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर। क्यों, क्योंकि बच्चों V एक विभव है और विभव का मात्रक वोल्ट, R एक दूरी है और दूरी का मात्रक बच्चों क्या होता है, मीटर। चलते हैं इसकी अगली डेफिनेशन पे। बच्चों अगली डेफिनेशन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा गया है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्या होता है अन्योन प्रेरण, इसको समझते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दो कुंडली बनाई हैं और दो कुंडलियों से बच्चों क्या होता है कि जब भी पहली कुंडली में जो धारा बहती है, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों जो फ्लो होती है, जब उस करंट में बच्चों क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो जो पास रखी दूसरी कुंडली में होता है, इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बच्चों इसी प्रोसेस को कहा जाता है अन्योन प्रेरण। नाम ही में छुपा हुआ है अन्योन। अन्य का मतलब बच्चों क्या आता है, दूसरा, यानी दूसरा तभी होगा जब दो लोग होंगे, यानी कि यहाँ पे दो कुंडलियाँ होती हैं। हमेशा याद रखेंगे अन्योन प्रेरण में दो कुंडलियाँ होती हैं। तो बच्चों क्या परिभाषा है, और ट्रांसफार्मर में बच्चों हमेशा दो कुंडलियाँ लगी होती हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब होता क्या है, इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता, बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इसका फार्मूला होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। यह दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। बच्चों इसका मतलब क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या होता है कि बच्चों जब कहीं से लाइट सप्लाई की जाती है और मान लेते हैं कि कोई विलेज बहुत ज़्यादा दूर है, उसके बीच में बहुत सारे विलेज पड़ रहे हैं, गांव पड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि उस तार के माध्यम से जैसे जैसे लाइट जहाँ से सप्लाई होती है वहाँ से जो वोल्टेज भेजा जाता है वो धीरे धीरे करके बच्चों तार के माध्यम से वो कम होता रहता है, दूरी के साथ साथ वो कम होता जाता है। तो मान लेते हैं कोई अंत में कोई बिल्कुल गाँव है तो वहाँ वोल्टेज तो बहुत कम पहुँचेगा। तो बच्चों इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर रखा जाता है। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जितना वोल्टेज आया था उसको अगर वोल्टेज कम हो चुका है तो उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। और जो भी ऐसा काम हो रहा है उसको बच्चों कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि जो वोल्टेज को बढ़ाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जस्ट इसका उल्टा होता है अपचाई। ये क्या करता है, जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा कभी कभार भेज दिया जाता है बाई चांस, तो बच्चों ये क्या करता है, उस वोल्टेज को कम करता है, बिल्कुल मैनेज भाषा में ले जाता है, तो बच्चों उसको कहते हैं अपसाइड ट्रांसफार्मर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है, यानी वोल्टेज को कम और ज़्यादा हम लोग करते हैं किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से। और किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।